धीरज, तेरे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आए। पूरे क्लास में तू ही था जिसके 50 में 50 नंबर आए थे। मुझे पूरा यकीन है कि तू एक दिन बड़ा होकर अच्छी नौकरी पाएगा। मैं नौकरी वोकरी नहीं करने वाला। मैं तो वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा क्यों कह रहा है? इतनी अच्छी पढ़ाई तो करता है, तुझे आसानी से नौकरी भी मिल जाएगी। और अगर तू नौकरी नहीं करना चाहता तो तू क्या करना चाहता है? मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी लिखी हुई कहानी पर किताब छपे और हो सके तो फिल्म भी बने। अरे ये क्या बेकार के सपने देख रहा है? हम जैसे गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही हमारे लिए काफ़ी है। कर दी ना छोटे दिमाग वाली बात। अरे बड़ा सोचोगे तब ना कुछ बड़ा करोगे। तुम तो देखते ही हो कि हर रोज कैसे हमारे पिताजी और बाकी सारे गांव के लोग एक साथ हर रोज मजदूरी के काम में जाते हैं। मजदूरी में उन्हें मिलता ही क्या है? कुछ 100 रुपए ही मिल जाते हैं, जिससे ढंग से घर का गुजारा भी नहीं हो पाता। क्या तुम उसी तरह का काम करना चाहते हो जिंदगी भर? मैं मजदूरी की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं तो बड़े नौकरी की बात कर रहा हूँ। तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम्हें तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी तो तुम कर ही सकते हो। अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो नौकरी करूँगा, लेकिन मेरा असली सपना तो एक बड़ा लेखक बनना ही है। मैंने एक दिन पेपर पर पढ़ा था कि इंसान को अपने सपनों के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, भले कितनी ही परेशानी क्यों ना आ जाए, या फिर प्रयास करते करते हार ही क्यों ना जाए। कम से कम दिमाग में एक सुकून तो रहेगा कि भले मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की थी। धीरज, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ अच्छी खासी मजदूरी मुझे मिल जाए वही मेरे लिए काफ़ी है। घर पर मैं और मेरे पिता ही बस हैं। पिताजी ही मजदूरी का काम करके आते हैं और घर चलाते हैं। मैं भी जल्द से जल्द मजदूरी के काम में जाकर पिताजी की मदद करना चाहता हूँ। वैसे भी इस बार की गर्मी की छुट्टी में हमें मजदूरी पर जाना है, तुम्हें पता तो है ना? हाँ, मेरे घर पर भी मेरे पिताजी मुझसे कह रहे थे कि गर्मी की छुट्टी में तुम्हें भी मजदूरी पर चलना होगा, लेकिन मेरा तो इस तरह के काम में मन ही नहीं लगता। मैं तो मना कर दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कौन सवेरे से लेकर शाम तक खेतों में जी तोड़ मजदूरी करते रहेगा? ऐसा मत बोल धीरज। तू अगर अपने पिताजी की मदद करेगा कमाई करने में तो उन्हें भी थोड़ा सुकून मिलेगा। अब तेरे पिताजी की मदद करने के लिए तू ही तो बस एक है। बाकी तेरी माँ तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, और तेरी एक छोटी बहन भी है। उसकी अच्छी देखभाल के लिए तुझे अपने पिताजी की मदद करनी चाहिए। मैं नहीं करने वाला ये काम। तुम ही जाना इस तरह के मजदूरी के काम में। तू जितना भी मना कर ले धीरज, मुझे पता है कि तेरे पिताजी तुझे अपने साथ मजदूरी के काम में ज़रूर ले जाएंगे। अब वो बात की बात है। चलो अभी घर चलते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। लीला, तुमने खाना खा लिया? हाँ भैया, मैंने खाना खा लिया। भैया, पिताजी कह रहे थे कि शाम को खाना आप बना देना, क्योंकि शायद पिताजी को आने में आज देरी हो सकती है। ये क्या कह रही हो? अब जैसा पिताजी ने कहा वही कह रही हूँ। अरे यार, पिताजी भी अच्छा नाटक करते हैं। मैंने सोचा था कि आज शाम को आराम से बैठकर नदी के किनारे कुछ कहानियाँ लिखूंगा। अब वो भी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तुम कब बड़ी होगी? तुम जल्दी बड़ी होती तो कम से कम तुम खाना बना कर रखती।
अब इसमें मेरी क्या गलती है? जैसा पिताजी ने कहा है वैसा करो, वरना अगर तुमने खाना नहीं बनाया तो पिताजी आकर तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। अब कर भी क्या सकता हूँ, बना दूंगा खाना, लेकिन मैं थोड़ी देर नदी किनारे जाकर आऊँगा ही। थोड़ी बहुत कहानी वहाँ से लिख कर ही आऊँगा, उसके बाद ही खाना बनाऊँगा। जैसी आपकी मर्जी, बस याद रखना पिताजी के आने से पहले खाना आप बना देना और घर की साफ सफाई भी कर देना। हाँ हाँ कर दूंगा, अब ज़्यादा समझा मत मुझे। मुझे देर हो गई। मैं कहानी लिखने में इतना खो गया कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। आज तो खूब डांट पड़ेगी मुझे। पिताजी घर पहुंच गए होंगे। जब वो देखेंगे कि मैंने घर की सफाई नहीं की और खाना भी बनाकर तैयार नहीं किया है, तो वो तो मुझे खूब सुनाएंगे। मैं जल्दी जाता हूँ घर। आखिर तुम आ ही गए। कहाँ मर गए थे इतने देर? वो पिताजी, मैं नदी किनारे थोड़ी देर बैठा था। मेरे दिमाग से खाना बनाने की बात बिल्कुल निकल गई थी पिताजी। कॉपी लेकर फिर से वही कहानी लिखने का काम कर रहे थे ना तुम। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन तुम अपनी कहानी लिखने पर ही ध्यान देते हो। और जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें घर की सफाई और खाना बनाने का काम बोला है, तो तुम ये सब छोड़कर कैसे नदी किनारे बैठने चले गए? मैं तो जल्दी आने वाला था पिताजी, लेकिन मैं भूल ही गया कि मुझे घर पर जाकर खाना भी बनाना है। तुम्हारी इस कहानी की कॉपी को तो मैं एक दिन जला दूंगा। यहाँ मैं कैसे अकेले काम करके आता हूँ, कैसे घर चला रहा हूँ, कितनी मुश्किलों से घर चला रहा हूँ, तुम्हें क्या पता। बड़ी मुश्किल से तो मैं तुम्हें स्कूल भेज रहा हूँ ताकि तुम वहाँ पढ़ाई लिखाई कर अच्छी नौकरी कर सको, लेकिन तुम ये कहानी लिखने का काम कर रहे हो। तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। कल और परसों अभी 2 दिन छुट्टी रहेगी। तुम मेरे साथ काम पर चलोगे। जब 2 दिन तुम मेरे साथ काम पर चलोगे और वहाँ खेतों में कड़ी मेहनत करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कितनी कड़ी मेहनत करके रुपए कमाकर घर लाता हूँ। तुम्हें स्कूल क्या मैं पढ़ने भेज रहा हूँ? तुम तो अपने आप को बहुत बड़े साहब समझने लग गए हो। अभी कुछ ही दिनों में गर्मी की छुट्टी भी लग जाएगी। पूरी गर्मियों की छुट्टी में मैं तुम्हें अपने साथ मजदूरी पर ले जाऊंगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितनी मेहनत करके मैं रुपए कमा कर लाता हूँ। थोड़ा सा ही तो काम मैंने बस कहा था कि घर की सफाई कर देना और खाना बना के रख देना, वो भी तुमसे नहीं हुआ। वैसे भी ये सारा काम कौन सा तुम हर रोज करते हो। आज लेट हो जाएगा करके मुझे पता था, इसलिए मैं तुमसे ये काम करवा रहा था। वो भी तुमने नहीं किया। कल तो मैं तुम्हें मजदूरी पर लेकर ही जाऊंगा। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा कल आपके साथ मजदूरी पर। मुझे पढ़ाई करनी है। देख लिया मैंने तुझे, पढ़ाई के नाम पर तू कहानी लिखने का काम करता रहता है। मैंने तुझे जब इतना अच्छा खासा पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेज रहा हूं, तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं, तू तो मेरी बात मानता ही नहीं। तुझे तो पढ़ाई के साथ साथ कहानी भी लिखना है। अगर इन सब चीज़ों में ध्यान देगा तो तेरी अच्छी खासी पढ़ाई भी कमज़ोर हो जाएगी। तुझे क्या लगता है कि तेरे कहानी लिखने से हमारा ये घर चलेगा? कोई घर वर नहीं चलने वाला, 1 रुपए की कमाई भी नहीं होगी। लेकिन तू तो मेरी बात मानेगा नहीं, इसलिए कल से तू मेरे साथ मजदूरी पर चलेगा। और अगर नहीं गया तो तुझे मैं 2 दिन खाना नहीं दूंगा।
गिरीश और मनु, तुम दोनों अपने लड़कों को क्यों ले जा रहे हो काम पर? आज स्कूल की छुट्टी है, घर पर उन्हें पढ़ने दो, थोड़ा आराम करने दो। अरे तुम नहीं जानते किशोर, मेरा बेटा पढ़ाई कम और लेखक ज़्यादा बनना चाहता है। उसको कहानी लिखने का बड़ा शौक है। कल मैंने उसे शाम को घर की सफाई और खाना बनाकर रखने को कहा था, तो वो नालायक नदी किनारे कॉपी लेकर चला गया और वहीं बैठकर घंटों कहानी लिखता रहा और भूल गया कि घर पर उसे आकर खाना भी बनाना है। जब वो घर पर आया तो उसे मैंने खूब डांटा और उसे कह दिया कि ये कहानी लिखना छोड़ दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। इसलिए आज मैं उसे सज़ा के तौर पर अपने साथ मजदूरी पर लेकर आया हूँ। थोड़ी मेहनत मजदूरी करेगा तो घर पर 2-4 रुपए ज़्यादा आ जाएंगे, वरना घर पर बैठे बैठे टाइम पास करता रहेगा और इसे एहसास भी नहीं होगा कि उसके पिता कितनी मेहनत करके रुपए कमा कर लाते हैं। सही किया गिरीश ने। बच्चों को एहसास होना ही चाहिए कि उनके पिता इतनी मेहनत करके रुपए कमा कर लाते हैं। कम से कम गिरीश का लड़का धीरज पढ़ाई में अच्छा है, हमारा अनूप तो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है। मजदूरी के काम में उसे मैं जब भी बोलता हूँ कि मेरे साथ काम पर चल, वो चुपचाप मेरी बात मान लेता है। उसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, वो तो बस मुझे दिखाने के लिए स्कूल जाता है। गिरीश और मनु, ऐसा मत करो, बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मनमानी तो करेंगे ही, लेकिन तुम दोनों के लड़के दूसरों के लड़कों से बहुत अच्छे हैं। बाकी लड़कों की शैतानी अगर सुनोगे तो तुम दंग रह जाओगे और अपने लड़कों को बहुत अच्छा कहोगे। अरे किशोर, कैसी बात कर रहे हो? वो तुम्हें बच्चे लग रहे हैं? 12वीं में चले गए हैं, इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए हैं, अभी काम पर नहीं जाएंगे तो कब काम पर जाएंगे? वैसे भी जितना पढ़ना था पढ़ लिए। इतनी पढ़ाई में अगर इन्हें कोई नौकरी मिल जाती है तो अच्छा है, वरना हमारे साथ मजदूरी के काम में हाथ बटाए, कम से कम घर पर 2-4 रुपए तो आ जाएंगे। ऐसा मत कहो गिरीश, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अगर किसी और चीज़ में भी रुचि है तो उन्हें वो काम करके देखने दो। क्या पता अपनी रुचि के काम में कुछ अच्छा नाम कमा ले। ये सब बड़े लोगों के सपने हैं। हम जैसे मजदूरों को अगर छोटी सी कोई नौकरी मिल जाए तो हमारे लिए वही स्वर्ग है। अब छोड़ो इन लड़कों की बात, ये बताओ कि आज हम काम पर जमींदार के किस खेत पर जाएंगे? अब जमींदार के तो 2 जगह पर खेत हैं। आधे खेत इसी गांव में ही हैं और आधे खेत थोड़ी दूर में हैं। तो इस गांव के खेत में जो कामकाज था वो तो पूरा हो गया है। आज हमें जमींदार का चमचा जगन, वही हमें जमींदार के दूर वाले खेत में ले जाएगा काम कराने के लिए। तुमने उस चमचे जगन को याद किया और देखो वो जगन हाजिर हो गया। दो गाड़ियां आ रही है, सब तैयार हो जाओ। आज हम जमींदार के दूसरे खेत पर काम करने जाएंगे। सब के सब मेहनत से काम करना, पिछली बार की तरह हरिया की तरह कोई गलती मत करना। काम करते करते अपने पैर पर चोट लगवा लिया, जिसकी वजह से जमींदार जी को उसके इलाज पर अपने जेब से रुपए लगाने पड़े, जिससे जमींदार के खेत पर काम भी रुक गया और उनका घाटा भी हुआ। आज सब के सब अच्छे ध्यान से काम करना और पूरी मेहनत से काम करना। अरे यार, मैं तो बहुत थक गया,
मुझसे तो अब और काम नहीं होगा। अरे तू इतने से काम में थक गया धीरज? अभी तो हमें बहुत देर और काम करना है। यार मुझसे नहीं होगा ये काम। ऐसा मत बोल, चल काम करते हैं, वरना जगन हमें देख लेगा तो हमें खूब डांटेगा। तू कर यार, मुझे काम नहीं करना। क्या कर रहे हो तुम दोनों? काम किए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम दोनों खड़े होकर आपस में बात कर रहे हो। हम काम कर ही रहे थे, अभी थोड़ी देर के लिए ही हमने काम को रोका है। कोई जरूरत नहीं है काम को रोकने की। जब खाना खाने का समय होगा तब काम को रोकना। अभी बिना रुके काम करते जाओ। अगर आइंदा से फिर मुझे तुम ऐसी खाली खड़े नजर आए तो तुम दोनों की आज की पगार को मैं आधा कर दूंगा। घर का खर्चा इतना बढ़ गया है, अब जितने पगार मिलते हैं उससे घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। महंगाई सच में बढ़ गई है। अब मैं तो हर दिन तुम सभी से कह ही रहा हूँ कि हमें अपनी पगार बढ़ाने की बात करनी चाहिए जगन से, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हमारी आमदनी पिछले 10 साल से उतनी की उतनी ही है। अब तुम ही लोग सोचो, हर घंटे का काम करने का हमें 10 रुपये मिलते हैं और रोज़ का हम 10 घंटे काम करते हैं, तो हर रोज़ हमें 100 रुपये की कमाई होती है। अभी 100 रुपये में हमारा क्या होगा? इसी में बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन और भी कई सारे ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करना पड़ता है। हाँ किशोर, तुम हम सभी को पगार बढ़ाने की बात बोलते ही रहते हो। ऐसा करते हैं, आज हम जगन से एक बार बात करके देख ही लेते हैं। उसे बोल ही देते हैं आज कि हमारी पगार अब हर घंटे 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दे। 15 रुपये घंटे भी बहुत कम है। कम से कम 20 रुपये घंटे तो होने ही चाहिए। इससे हमारे एक दिन के 200 रुपये बनेंगे, जिससे घर का कुछ ढंग से खर्चा चल जाएगा। हाँ किशोर, ये तुम सही कह रहे हो। 20 रुपये घंटे काम के सही दाम है। आज हम एक बार जगन से इस बारे में बात कर ही लेते हैं। वो देखो, जगन यहीं आ रहा है, चलो बात करते हैं उससे। क्या हुआ? क्या मीटिंग चल रही है तुम सबकी? भाई जगन, तुम हमारे गांव में हमारे साथ ही रहते हो। तुम तो हमारी परेशानी समझते ही हो कि हम कैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा चला रहे हैं। हम सब तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। हाँ बोलो, क्या बात है? हम सभी कई दिनों से सोच रहे हैं कि हम अपनी पगार बढ़ाने की बात तुमसे करें, ताकि ये बात तुम जाकर हमारे जमींदार कांतीलाल से कर सको। अभी तुम ये पगार बढ़ाने की बात मत सोचो। हमारे सेठ कांतीलाल का अभी बहुत काम इधर उधर चल रहा है, जिसकी वजह से उनके बहुत से खर्चे इधर उधर हो गए हैं। वो अभी तुम सबकी पगार नहीं बढ़ा सकते। तुम तो हमारी बात पूरी सुन ही नहीं रहे और अपने सेठ कांतीलाल की तरफदारी करने में लग गए। एक बार हमारी बात सुन तो लो कि हम कितने रुपए बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तुम तो ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे हम तुमसे पगार लेते हैं। तुम ठेकेदार हो, तुमसे हम थोड़ी ना पगार मांग रहे हैं। हम तो हमारी बात तुम्हारे पास रख रहे हैं ताकि तुम हमारी बात ठेकेदार तक पहुंचाओ। अच्छा ठीक है, बताओ कितनी पगार बढ़वाने की सोच रहे हो? अभी हमारी जो पगार है वो हर घंटे 10 रुपए की है। हम चाहते हैं कि हमारी पगार दोगुनी कर दे, मतलब हर घंटे के काम के हमें 20 रुपए मिले। तुम तो जानते ही हो पिछले 10 सालों में महंगाई कितनी बढ़ गई है, लेकिन हमारी पगार 10 साल पहले जितनी थी आज भी उतनी की उतनी ही है। पागल हो गए हो क्या? तुम लोग अपनी कमाई दोगुनी करने की बात कर रहे हो। अगर मैं यही बात हमारे जमींदार कांतीलाल से करूंगा तो वो तुम सभी को निकालकर
किसी दूसरे गांव के लोगों को रख लेंगे, वो भी 10 रुपये प्रति घंटे काम करने के दाम पर। यहाँ तुम्हारे जैसे कई सारे लोग हैं जो 10 रुपये प्रति घंटे के दर पर आराम से काम कर लेंगे। मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ, दाम बढ़ाने की बात मत करो, वरना कहीं कांतिलाल सेठ तुम लोगों को हटाकर कोई दूसरे लोगों को ना रख ले। एक बार बात तो रख कर देखो कांतिलाल के पास, क्या पता वो हमारी बात मान जाए। नहीं नहीं, मैं यह सब बात नहीं करने वाला। तुम्हारे चक्कर में मेरी भी नौकरी चली जाएगी। ये पगार वगार बढ़ाने की बात भूल जाओ। ये जगन हमारे गांव का आदमी होके भी कभी भी हमारी मदद नहीं करता, बस हमेशा सेठ के सुरक्षा में लगा रहता है। मेरा तो मानना है हमें जगन से ना बात करके सीधे कांतिलाल सेठ से ही बात करनी चाहिए। ये जगन तो हमें कांतिलाल के पास जाने ही नहीं देता, हमेशा बीच में आकर खुद ही खड़ा हो जाता है हमें रोकने के लिए। अब छोड़ो ये सब बात, और कभी देखते हैं पगार बढ़ाने की बात। अभी चलो काम करते हैं। देखा अनूप तुमने कैसे ये पगार बढ़ाने के लिए उस चमचे के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। एक तो हम इतना मेहनत करते हैं कि हमारी कमर टूट जाती है, ऊपर से पगार इतनी कम कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी मेरे पिताजी मुझे इस काम में ढकेल रहे हैं। मेरे क्या, तेरे पिताजी भी यही कर रहे हैं। अगर हम पढ़ाई लिखाई करके या फिर कुछ अलग हट के कोई काम करें तो क्या पता हम इससे बेहतर भविष्य बना सके। हाँ धीरज, तू सही कह रहा है, लेकिन हमारे पिताजी लोगों को कौन समझाए। उन्हें तो बस यही काम ही सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है। मैं तो कुछ अलग हट के ही करूँगा, और मुझे तो पता है कि मुझे क्या करना है। मैं बड़ा होकर एक अच्छा लेखक बनूंगा। हाँ यार, कम से कम तुझे पता तो है कि तुझे क्या करना है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। आओ जगन आओ, क्या समाचार है? खेतों में सारे काम अच्छे से तो हो रहे हैं ना? हाँ सेठ जी, खेतों में सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। मेरे रहते आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना है, मेरे लोगों को काम कराने के लिए। आज सारे के सारे मजदूर बात कर रहे थे मजदूरी के दाम बढ़ाने की, तो तुमने क्या कहा? मैंने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। वे कह रहे थे कि 10 रुपये प्रति घंटे के दाम को बढ़ाकर 20 रुपया प्रति घंटे दाम किए जाएं। मैंने उन्हें इधर उधर के बहाने देकर उनकी ये बातें टाल दी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ पर क्या काम करना है। ये रहा तुम्हारा इनाम। बस तुम इसी तरह से मेरे काम में जो भी रुकावट आएंगी उन्हें हटाते रहना है। जी सेठ जी, यही तो मेरा काम है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आज का मेरा पूरा दिन खराब हो गया। आज मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। मैं कल से नहीं जाऊंगा उस काम पर। तो क्या करेगा दिन भर घर पर? कहानी लिखने का काम करेगा? लेखक बनेगा? क्या तेरे कहानी लिखने से हमारा घर चल जाएगा? आज अगर कोशिश करूंगा तो शायद कल मैं अच्छा लेखक बन जाऊं, लेकिन अगर कुछ भी कोशिश नहीं करूंगा तो क्या बनूंगा? ऊपर से ये मजदूरी का काम में कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता। ये तो आप लोगों को भी पता है, लेकिन फिर भी मजदूरी के काम में लगे रहते हैं।
तुझे पढ़ने लिखने क्या मैंने स्कूल भेज दिया? तू तो अपने आप को बड़ा साहब समझने लग रहा है। ये वही मजदूरी है जिसने हमें कई बार मुसीबत से निकाला है, और तू इस मजदूरी की बेइज्जती कर रहा है। मैं इस काम की बेइज्जती नहीं कर रहा पिताजी। बेइज्जती तो वो जमींदार और उसका चमचा जगन वो कर रहे हैं, हमें इतने कम पगार देकर। क्या उन्हें नहीं दिखता कि आप लोग हर दिन 10 घंटे काम करते हैं और आपके काम से उन्हें कितना मुनाफा होता है? इतना मुनाफा होने के बाद भी पिछले 10 सालों से उन्होंने आप लोगों की पगार 10 रुपया प्रति घंटा ही रखी है। अगर वो आपकी मेहनत की इतनी इज्जत करते तो आपकी पगार जरूर बढ़ाते। मुझे अब ये सब बातों में नहीं पड़ना। तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना है तो चलना है। कल भी तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना होगा, वरना तुम्हें मैं अपने कमाए हुए रुपए से खाना नहीं खिलाऊंगा। यार 2 दिन की छुट्टी थी, दोनों दिन बर्बाद हो गए। ना ही घूम फिर पाए और ना ही खेल पाए। उल्टा यहाँ आकर मेहनत मजदूरी कर पूरा शरीर थका दिया। तू इतना ज़्यादा सोचता क्यों है धीरज? जो चीज़ तू बदल सकता है उसे बदल, और जो चीज़ तू नहीं बदल सकता उसे चुपचाप स्वीकार ले। मुझे तो ये काम अच्छा लगा। घर में रहता तो खाली बैठा रहता, कम से कम मैंने भी कुछ रुपए कमा लिए। तू भी यही सोच कि कम से कम तूने भी 2 दिन में 200 रुपए कमा लिए। हाँ, तुझे तो यही सब अच्छा लगेगा। तुझे अपने जीवन में करना ही क्या है? ना तो तू पढ़ाई में अच्छा है, ना ही तुझे इस मजदूरी के अलावा कोई काम आता है। तू मेरी बात नहीं समझ रहा है तो मत समझ, पछताते रह और अपना दिमाग खराब करते रह। आज मैं तुम सभी को 2 दिन पहले लिए टेस्ट के अंक बताने वाला हूँ। 50 नंबर के टेस्ट हुए थे, जिसमें से ज़्यादातर बच्चों के नंबर 20 से भी ऊपर नहीं आए हैं, और कुछ बच्चे थे जिनके नंबर 30 से ऊपर थे, और सिर्फ एक ही लड़का है जिसके नंबर 40 से ऊपर थे, और वो है धीरज। धीरज एक अकेला ही लड़का है जिसने 40 से ऊपर नंबर लाए हैं। धीरज ने जो अंक हासिल किए हैं वो है 48। धीरज, तुम इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहना। इस साल 12वीं के परीक्षा में हमारे स्कूल की उम्मीद तुमसे ही है। तुम ही हो जो हमारे इस स्कूल का नाम रोशन करोगे। अब गर्मियों की छुट्टी भी शुरू होने वाली है। 2 दिन बाद गर्मी की छुट्टी चालू हो जाएगी, तो तुम सभी छुट्टियां अच्छे से मनाना, और याद रखना कि इन छुट्टियों में सिर्फ खेलने का काम नहीं करना है, तुम्हें साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है, और कुछ अलग हटके भी कुछ नए नए कामों को भी सीखना है। क्योंकि जीवन में सिर्फ पढ़ाई ही काम नहीं आती, जीवन को चलाने के लिए और भी कई सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। तो इसी हुनर को सीखने के लिए अभी हमारे स्कूल में गर्मी की छुट्टियों में लेखन शिविर लगेगा। इस शिविर में वो सभी लोग आ सकते हैं जिन्हें कुछ लिखने का शौक है, और इस शिविर में एक बड़े लेखक भी आएंगे जो आप सभी को कुछ बातें सिखाएंगे लेखन से जुड़ी।
तो जो भी इस शिविर में भाग लेना चाहता है वो गर्मियों की छुट्टी में स्कूल आ सकते हैं। धीरज, इससे पहले तो हमारे स्कूल में कभी भी कोई लेखन को लेकर कोई शिविर नहीं लगाई गई। ये तो ऐसा लग रहा है कि तेरे मन की बात कोई सुन लिया है और ये शिविर तेरे लिए ही लग रही है। हाँ अनूप, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे मन की बात स्कूल वालों ने सुन ली और उन्होंने ही इस तरह की शिविर का आयोजन किया है गर्मियों की छुट्टी में। मैं तो ज़रूर आऊँगा और एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा शिविर आने में। लेकिन फिर गर्मियों की छुट्टी में मजदूरी के काम पर जाने के लिए कैसे करोगे? मैं नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो हम ऐसे भी गांव देहात में रहते हैं, यहाँ हमें कौन सिखाने आएगा कि हमें कैसी लेखन करनी चाहिए। इतना अच्छा मौका हमारे स्कूल वाले हमें दे रहे हैं तो हमें इसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। क्या ये बात तू अपने पिताजी से कह सकता है? क्यों नहीं कहूँगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। जितने रुपए तुम मांग रहे हो गिरीश, वो मेरे लिए देना मुश्किल है। उतने रुपए तो मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे सेठ को भी तो जवाब देना पड़ता है। तुम मुझसे 10,000 रुपये मांग रहे हो, उतने रुपए लेने के बाद में तुम उस रुपए को कैसे चुकाओगे? नहीं नहीं, मैं इतने रुपए तुम्हें नहीं दे सकता। अरे भाई जगन, तू तो अपना ही आदमी है। तू अगर हम सबकी परेशानी नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? 10,000 रुपये दे दे गिरीश को, वो धीरे धीरे करके मजदूरी करके सेठ के सारे पैसे लौटा देगा। वो कौन सा भागा जा रहा है इस गांव को छोड़कर? इस गांव के अलावा इसका है ही क्या? वैसे भी गिरीश कभी भी किसी से उधारी नहीं मांगता। इस बार उसके घर का खर्चा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए वो कुछ उधारी मांग रहा है। हाँ भाई जगन, मैं तुम्हारे रुपए जल्दी वापस कर दूंगा। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा ना कि इस बार मैं अकेले काम पर नहीं आऊँगा। इस बार मेरा लड़का भी मेरे साथ काम पर जाएगा, वो भी अगले 2 महीने तक हर दिन, क्योंकि उसके गर्मियों की छुट्टी भी लगने वाली है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हर दिन का 200 रुपया बनेगा, जिसमें से हर दिन तुम 100 रुपया काट लेना। ऐसा करके धीरे धीरे हम 10,000 रुपये चुका देंगे। पक्का तुम्हारा लड़का भी काम पर आएगा ना? हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, वो भी मेरे साथ काम पर आएगा, बिना एक भी दिन छुट्टी लिए। अगर तुम्हारा लड़का भी तुम्हारे साथ काम पर आएगा हर दिन तो फिर ठीक है। ये लो 10,000 रुपये, याद रखना अपने लड़के को भी साथ में लाना हर दिन। हाँ भाई जगन, तुम चिंता मत करो। चलो अच्छा है, तुम्हें कुछ रुपए मिल गए। इन रुपयों को संभाल के खर्च करना गिरीश। क्या तुमने धीरज से पूछा था कि वो काम पर जाना चाहता है कि नहीं, कि तुमने उससे बिना पूछे ही उसे इस मजदूरी के काम पर लगा दिया? उससे क्या पूछना, गर्मी की छुट्टी लग गई है, घर पर खाली बैठा रहकर सिर्फ कहानी लिखने का काम ही तो करेगा। गर्मी की छुट्टियों में मेरे साथ अगर थोड़ा मेहनत मजदूरी कर लेगा तो घर में कुछ रुपए आ जाएंगे। फिर भी गिरीश, तुम्हें एक बार धीरज से बात कर लेनी थी, क्योंकि उसकी भी इच्छा ज़रूरी है। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, हमें भी जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी गरीबी अपने बच्चों पर थोप दें। वैसे भी तुम्हारा लड़का धीरज पढ़ाई में बहुत अच्छा है। इससे तो यह पता चलता है कि तुम्हारा लड़का मेहनती और ईमानदार है, क्योंकि पढ़ाई करना कोई आसान बात नहीं होती। अब इतना मेहनती और ईमानदार है तो वो पढ़ाई के अलावा कोई भी काम करे वो अच्छे से ही करेगा। एक बार तुम्हें भी उसे मौका देकर देखना चाहिए, उसे भी अपने मन की इच्छा पूरी करने का मौका देना चाहिए।
क्या पता वो जो सोच रहा है उसी चीज में वो तरक्की कर ले। अब ये तुम क्या बात कर रहे हो गिरीश? मैंने उसको पढ़ा लिया वही बहुत है, और ज़्यादा इधर उधर के सपने देखेगा तो खुद तो मरेगा, हमें भी ले डूबेगा। अब जैसी मर्जी तुम्हारी गिरीश। अच्छा तो गिरीश, मैं चलता हूँ। पिताजी, किशोर अंकल सही तो कह रहे थे। आपको मुझसे एक बार जरूर पूछ लेना चाहिए था कि मुझे काम पर जाना है कि नहीं जाना है। तुझसे किसी ने पूछा कि तुझे क्या करना है? जब तुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा तो तू चुपचाप रह। मैं तेरा पिता हूँ, मैं जो भी सोचूंगा तेरी भलाई के लिए ही सोचूंगा। तुझे क्या है, गर्मियों की छुट्टी में 2 महीने बस समय बर्बाद करेगा। इससे अच्छा तो तू मेरे साथ काम पर चलेगा तो कुछ रुपए कमा लेगा। वैसे भी गर्मी की छुट्टियां लग जाएंगी, घर में रहकर करेगा क्या तू? भले ही गर्मी की छुट्टियां लगेंगी, लेकिन स्कूल में लेखन का शिविर लगेगा। मैं उसमें हर दिन भाग लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो तू इसीलिए काम पर नहीं जाऊंगा बोल रहा था? तुझे मैंने इतना समझाया, तुझे मेरी बात समझ नहीं आती? करना है तो पढ़ाई कर। ये लेखन वाला काम करके तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तू मुझे बता कि लिखने से तुझे कौन सी नौकरी मिल जाएगी? तूने कभी किसी नौकरी के बारे में सुना है जिसमें लेखक को नौकरी में रखा जाता है? हाँ, सुना है। आप जो ये अखबार पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, टीवी पर न्यूज़ चलता है, इन सब चीज़ों को लेखक ही तो है जो डिसाइड करते हैं। मैं भी इसी तरह का काम करूँगा कोई भी। वो सब बड़े लोगों की सोच है। हम जैसे गरीब लोग सिर्फ पढ़ लिख ले, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब मैं तुझसे इस बारे में बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता। वैसे भी मैंने जगन से 10,000 रुपये उधारी ले लिए हैं और उन रुपयों को तुझे और मुझे मिलकर एक साथ चुकाना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें अपने ही घर की किसी कीमती सामान को बेचकर उन रुपयों को चुकाना होगा। और हमारे पास सिर्फ एक ही कीमती चीज है, और वो है हमारी गाय। क्या तुम चाहते हो कि हमारी गाय हम उस जमींदार को बेच दें? अगर नहीं तो चुपचाप मेरे साथ काम पर चलो। आज और कल बस 2 दिन तुम्हारी स्कूल लगेगी। उसके बाद से तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां चालू हो जाएंगी। गर्मी की छुट्टियों में तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना ही होगा। जाओ, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, और आइंदा से इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करना। अब तो मुझे मजदूरी के काम में जाना ही होगा लगता है अनूप, क्योंकि मेरे पिताजी ने 10,000 रुपये उधारी ले लिए हैं। अब उन्हें चुकाने के लिए मुझे भी अपने पिताजी की मदद करनी होगी। पता नहीं क्यों मेरे पिताजी ने 10,000 रुपये उधारी ले लिए। अब कुछ ज़रूरत आ पड़ी होगी धीरज। अब पिताजी थोड़ी ना अपने हर एक ज़रूरत की चीज़ों को तुम्हें बताते रहेंगे, और मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी कोई भी बेफिजूल के चीज़ों में खर्च नहीं करते। उन्हें ज़रूरत आन पड़ी होगी, इसलिए वे 10,000 रुपये उधार ले लिए हैं। लेकिन मेरा लेखन का शिविर इन गर्मियों की छुट्टी में मजदूरी में काम करने की वजह से छूट जाएगा। अब क्या कर सकते हैं धीरज, लेकिन मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा। मैं गर्मियों की छुट्टी में लेखन के शिविर में ज़रूर भाग लूँगा, भले ही मैं काम पर ना जाऊँ। इसे ज़्यादा आराम देकर मैंने ही गलती कर दी। इसे अब मैं हर दिन काम कराऊंगा, चाहे छुट्टियां हो या ना हो, चाहे स्कूल चल रहे हो या ना चल रहे हो। अभी उठाता हूँ इसे
और गाय को घास चराने के लिए इसे भेजता हूँ। धीरज, ओ धीरज, चलो उठो। क्या हुआ पिताजी? आज आप मुझे जल्दी क्यों उठा रहे हैं? अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। 6 बजे हैं तो क्या हुआ? क्या मैं 6 बजे उठकर अपने बगीचों में काम नहीं करता? तुम अब बहुत आराम कर लिए। अब से तुम भी हर काम में मेरी मदद करोगे। चलो उठो और जाओ गाय को घास चरा कर आओ। वैसे भी तुम्हारा स्कूल 10 बजे लगता है। अभी गाय को घास चराने जाओगे तो 8 बजे तक घर वापस आ जाओगे। फिर उसके बाद तुम खाना खाकर स्कूल चले जाना। तो पिताजी, गाय को घास चराने के लिए तो सवेरे सवेरे आप ही ले जाते हैं। आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? मैं गाय को हर रोज घास चराने ले जाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम अब से मेरा ही है। तुम भी इस घर के सदस्य हो। तुम भी अब बड़े हो गए हो। अब से तुम भी मेरे काम में मदद करोगे, चाहे वो गाय को घास चराना हो या चाहे वो मजदूरी में जाना हो या फिर घर में खाना बनाना हो। चलो उठो, अब इस बारे में मैं अब बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। चलो उठो और जाओ गाय को घास चरा कर आओ। ऐसा करता हूँ, अपने साथ में एक कॉपी और पेन भी रख लेता हूँ। वहाँ बैठकर कुछ कहानी लिखता रहूँगा। अब थोड़ी ना गाय को घास चराते हुए देखता रहूँगा। गाय अपना घास चरती रहेगी और मैं अपना बैठकर आराम से थोड़ी बहुत कहानी लिखूँगा। गाय कहाँ चली गई? यहीं पर तो घास चर रही थी। लगता है घास चरते चरते यहीं आसपास में ही होगी। ऐसा करता हूँ, जाकर गाय को खोज ले आता हूँ। अब वैसे भी घर जाने का समय हो गया है। अरे गाय कहाँ चली गई? मुझे गाय क्यों नहीं मिल रही? ऐसा करता हूँ, थोड़ी दूर और जाकर देखता हूँ। शायद वहीं आसपास में गाय घास चर रही हो। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो गाय कहीं नहीं मिल रही है। अगर मैं बिना गाय के घर गया तो पिताजी मुझे खूब पीटेंगे और हमारे घर में बस वही एक कीमती चीज़ है। अगर मैंने उसे खो दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ, उधर मेरे एक काका खड़े हैं, उनसे जाकर पूछता हूँ। काका, क्या आपने यहाँ पर कोई गाय घास चरती देखी क्या? तुम्हारी गाय? हाँ काका, मैं यहीं पर बैठकर कुछ काम कर रहा था कि थोड़ी देर में पता नहीं मेरी गाय घास चरते चरते कहीं चली गई। आपने यहाँ आसपास में हमारी गाय देखी क्या? नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हारी गाय नहीं देखी है। कहीं तुम्हारी गाय घास चरते चरते जमींदार जी के खेत में तो नहीं चली गई? ऐसा करो, जमींदार के खेत के आसपास जाकर खोजो, क्या पता वहाँ पर मिल जाए। अगर जमींदार के खेतों में गाय घुस गई तो फिर पता नहीं कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। हाँ काका, मैं अभी जाकर देखता हूँ। ये किसकी गाय है जो जमींदार के खेत में घुस गई है? ये गाय तो गिरीश के घर की है। इसने अपनी गाय को यहाँ खुला क्यों छोड़ दिया है? इसका क्या दिमाग नहीं है? क्या उसे पता नहीं है कि यहाँ पर जमींदार के खेत है? अभी इस गाय को पकड़कर गिरीश के घर जाता हूँ। काका, यहाँ पर आपने किसी गाय को घास चरते देखा क्या?
हाँ, तुम्हारी गाय आई थी और घास नहीं चर रही थी। तुम्हारी गाय जमींदार के खेतों में घुसकर फसलों को चर रही थी। हे भगवान, ये कैसे हो गया? अभी तुम्हारी गाय को जगन लेकर तुम्हारे घर गया है। जाओ, वहीं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर पहुंच गई होगी। ये क्या धोखेबाजी कर रहे हो तुम? एक तो तुमने कल मुझसे उधारी लिए 10,000 रुपए, ऊपर से तुम सेठ के जमीन में ही अपनी गाय छोड़कर उनकी फसल को बर्बाद कर रहे हो। क्या थोड़े रुपए मिलने के बाद में तुम्हारा दिमाग फिर गया है जो ऐसी हरकत कर रहे हो? नहीं जगन भाई, हमने कुछ नहीं किया है। इस गाय को तो मेरा बेटा घास चराने ले गया था। शायद गलती से गाय घास चरते चरते जमींदार के खेतों में चली गई। अब से ऐसी गलती नहीं होगी जगन भाई, मुझे माफ कर दो। क्या माफी मांगने से जमींदार के खेतों के फसल जो बर्बाद हुए हैं उनका हर्जाना हो जाएगा? तुम्हें इनका हर्जाना चुकाना ही होगा। जितने के फसल ये गाय बर्बाद कर दी वो लगभग 1,000 रुपए हैं। अब तुम्हें 10,000 रुपए वापस नहीं करने हैं, तुम्हें 11,000 रुपए वापस करने हैं। ऐसा मत करो जगन, मेरे बेटे से गलती हो गई। वो जानबूझकर हमारी गाय को जमींदार के खेतों में नहीं भेजा होगा। वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह गाय को घास चरा रहा होगा और गलती से गाय घास चरते चरते जमींदार के खेतों में चली गई। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारी गाय ने जमींदार की फसलों को बर्बाद कर दिया है तो उसका हर्जाना तो तुम्हें चुकाना ही होगा। अगर तुम चुपचाप हर्जाना दे दो तो जमींदार तक ये बात नहीं पहुंचाऊंगा, वरना अगर तुमने हर्जाना नहीं दिया और अगर मैंने जमींदार जी को बता दिया और वो अगर यहाँ पहुँच गए तो तुमसे 1,000 रुपए के बजाय 2,000 रुपए लेंगे। इसलिए चुपचाप मेरी बात मान जाओ और कुल मिलाकर तुम्हारे जो उधारी हो गए हैं वो है 11,000 रुपए। तुम इतने रुपए चुका दो, तभी ये तुम्हारी गलती माफ होगी। ठीक है जगन, मैं कर भी क्या सकता हूँ। गलती की है तो भुगतना ही होगा। मैं तुम्हें 10,000 रुपये के बजाय 11,000 रुपये वापस लौटाऊंगा। और अगली बार से थोड़े ध्यान से अपने गाय को चराने ले जाना। ये नहीं कि गाय चराने के नाम पर तुम जमींदार के खेतों में अपने गाय घुसा दो। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगले बार भी अगर ऐसा हुआ तो मैं सीधे जमींदार से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अब से ऐसा नहीं होगा जगन। तुम्हें मैंने एक काम दिया था, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए। पिताजी, मैं तो गाय के पास ही बैठा था, पता नहीं कब वहां से गाय घास चरते चरते जमींदार के खेतों के पास पहुंच गई। अच्छा, तो तुम गाय चराने के नाम पर कॉपी पेन लेकर वहां पर कहानी लिख रहे होगे फिर से। तुम्हारे हाथ में कॉपी है, इससे पता चल रहा है कि तुम्हारा ध्यान उस समय गाय चराने पर नहीं था, तुम्हारा ध्यान कहानी लिखने पर था। आज तो मैं तुम्हारे इस कहानी लिखने की आदत को खत्म करके ही रहूंगा। तुम्हें मेरी बात तो सीधाई से समझ में आती नहीं। अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। तुम जिस भी कॉपी में कहानी लिखोगे मैं उस कॉपी को फाड़ दूंगा और जिस कागज में तुम कहानी लिखोगे उस कागज को मैं जला दूंगा। एक तो ऐसी ही मैंने जगन से उधारी लेके रखा है, बिना कुछ किए उसमें से अब 1,000 रुपए और बढ़ गए। अब तुम बताओ कौन चुकाएगा उसे? तुम क्या अकेले के दम पर इतने रुपए चुका सकते हो? अब तो तुम्हें मेरे साथ मजदूरी पर चलना ही होगा गर्मियों की छुट्टी में। अब चाहे तुम्हारी तबीयत खराब हो या तुम्हारा हाथ पांव टूटे, मुझे तुमसे अब कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अब तुमसे काम कराऊंगा जब तक हम 11,000 रुपए उधार नहीं चुका लेते। अब जाओ, तैयार हो, खाना खाओ और स्कूल जाओ।
आओ लीला, प्रिया अभी तुम्हारे ही बात कर रही थी। ऐसा करो, तुम दोनों आपस में खेलो, मैं काम पर जाता हूँ। और घर पर ही खेलना, घर के बाहर अकेले कहीं घूमने मत चले जाना। लीला, यह अपने हाथों में कौन से फटे पुराने कॉपी को पकड़ रखी हो? अरे क्या बताऊं प्रिया बहन, आज मेरे पिताजी बहुत गुस्से में थे। गुस्से गुस्से में पिताजी ने मेरे भैया की कहानी लिखने की कॉपी को फाड़ दिया। ऐसा क्यों किया तुम्हारे पिताजी ने? अरे क्या बताऊं, मेरे भैया को कहानी लिखने का शौक है और पिताजी को ये भैया की कहानी लिखने की आदत पसंद नहीं। तो आज सवेरे सवेरे पिताजी ने भैया को गाय चराने के लिए भेज दिया था। भैया वहीं बैठकर ही कहानी लिखने लगे और गाय घास चरते चरते जमींदार के खेतों में चली गई, जहां जगन चाचा ने उस गाय को पकड़कर हमारे घर ले आए और पिताजी से शिकायत करने लगे, जिस वजह से पिताजी खूब गुस्सा हुए भैया पर और गुस्से गुस्से में उनकी कहानी लिखने की कॉपी को फाड़ दिया। तो मैं वही कहानी की कॉपी को लेकर आ गई हूँ। अरे मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारे भैया कहानी लिखते हैं। क्या मैं इन कहानियों को पढ़ सकती हूँ? हाँ, तुम इसे रख सकती हो। वैसे भी पिताजी तो इसे फाड़ कर फेंक दिए हैं, लेकिन तुम इस कहानी की कॉपी को पढ़कर मुझे वापस कर देना। हाँ, मैं एक ही दिन में कहानी पढ़कर वापस कर दूंगी। क्या है ना, मेरे पिताजी मुझे अच्छी कहानी सुनाते हैं। मैं उन्हें ही कहूंगी कि वह मुझे इन्हीं कहानियों को पढ़कर सुनाए। ठीक है, ये लो। चलो कुछ खेलते हैं। हाँ चलो। यार अनूप, आज घर पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या हुआ धीरज? अरे आज पिताजी ने सवेरे सवेरे मुझे गाय को घास चराने के लिए भेज दिया था। मैं उधर गाय को घास चराने के लिए छोड़ दिया और अपना अकेला बैठकर कहानी लिखने लगा। अब मेरे ध्यान से बिल्कुल ही उतर गया कि मैंने गाय को घास चराने के लिए छोड़ दिया है। जब बाद में मैंने देखा तो मुझे आसपास में गाय नज़र नहीं आई। खोजने पर पता चला कि गाय जमींदार के खेत में चली गई और वहाँ कई सारी फसलों को बर्बाद कर दिया। जगन ने गाय को पकड़ लिया था और गाय को लेकर मेरे पिताजी के पास आकर मेरे पिताजी से 1000 रुपये हर्जाने की बात कर दी फसल को बर्बाद करने के लिए। पिताजी ये सुनकर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे खूब डांटा और मेरी कहानी की कॉपी को भी फाड़ कर फेंक दिया और कहने लगे कि अब से जिस भी कॉपी में मैं कहानी लिखूंगा उस कॉपी को मैं फाड़ दूंगा, जिस कागज़ में मैं कहानी लिखूंगा उस कागज़ को जला दूंगा। और उन्होंने गुस्से गुस्से में कहा कि मुझे अब मजदूरी के काम पर चलना ही होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ धीरज। चल कोई बात नहीं, मजदूरी भी इतनी कोई बेकार चीज़ नहीं है धीरज। शुरू के कुछ दिन थोड़ी तकलीफ होगी, फिर आदत पड़ जाएगी। अब इस बात की ज़्यादा चिंता मत कर। कभी ना कभी तुझे कोई ना कोई खाली समय तो मिलेगा ही, तो अपने उसी खाली समय में लिखने का काम करते रहना। गिरीश, तुमने नहीं बताया कि धीरज इतनी अच्छी कहानी लिखता है। तुम्हें किसने बताया कि धीरज कहानी भी लिखता है? अरे कल लीला एक फटे हुए कॉपी लेकर आई थी जिसे प्रिया ने अपने पास रख लिया और प्रिया ने मुझे रात में उसे पढ़कर कहानी सुनाने को कहा। मैंने तो वो कहानी पढ़कर प्रिया को सुनाई तो कहानी बहुत ही अच्छी थी। मैं तो कहानी पढ़कर दंग रह गया कि धीरज इतनी अच्छी कहानी लिखता है। अरे उसकी कहानी की बात मत करो,
उसकी इस कहानी लिखने की वजह से मुझे बेवजह का नुकसान हो गया। मैंने कल उसे गाय को घास चराने भेजा था। गाय को घास चराते चराते उसका ध्यान कहानी लिखने में चला गया और वो कहानी लिखने में इतना खो गया कि उसने गाय का ख्याल ही नहीं रखा और गाय घास चरते चरते जमींदार के खेत में चली गई। जगन ने गाय को पकड़ लिया और घर पर लाकर उस गाय को छोड़ दिया और गाय ने जो फसल बर्बाद की जमींदार के खेत की, उसके मुझे 1000 रुपये मुआवजे अब और ज़्यादा देने पड़ेंगे। एक तो ऐसे ही मैं 10,000 रुपये उधार लेकर रखा हूँ। अब मुझे 10,000 नहीं लौटाने हैं, अब मुझे 11,000 रुपये लौटाने हैं। अब बताओ, इतना बड़ा नुकसान कर दिया ना मेरा। अरे गिरीश, ये कैसी बात कर रहे हो? उसने जानबूझकर ऐसा थोड़ी ना किया है, गलती से हो गया। और वैसे भी धीरज बहुत अच्छी कहानी लिखता है। उसे अगर तुम थोड़ी प्रोत्साहन दोगे तो वो और अच्छी कहानी लिख सकता है और आगे चल के एक अच्छा लेखक बन सकता है। अब तुम भी चालू हो गए उसके लेखक बनने में। एक तो मैं उसे लेखक नहीं बनाना चाहता और तुम मुझे उसे लेखक बनाने की बात कर रहे हो। मैं ये सब नहीं करने वाला। चुपचाप से पढ़ाई करे और कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, और अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो मेरे साथ मजदूरी करे। गिरीश, तुम्हें अपने बच्चे के इस हुनर को दबाना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने बच्चे का साथ देना चाहिए। दूसरे के बच्चों को जाकर देखो, वो इस उम्र में कितनी बदमाशी करते हैं, लेकिन तुम्हारा लड़का अपनी लेखन में बहुत माहिर है। अगर तुम उसका थोड़ा साथ दोगे तो वो बहुत अच्छा लेखक बन सकता है। हमें अपने बच्चों के किसी भी हुनर को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे और निखारने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये सब छोड़ो किशोर, और ये बताओ, पगार कब बढ़ेगी हमारी? थोड़ी पगार बढ़ जाती तो मैं 11,000 रुपये जल्दी चुका देता। सब मिलकर एक साथ जमींदार से बात करते हैं ना। इस जगन से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये बस हमें टाल मटोल करके हमारा समय बर्बाद करता रहता है। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। आज मैं सभी को बुलाकर फिर से इस बारे में चर्चा करता हूँ और फिर जगन से बात करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि हम सभी को एक बार फिर से अपनी पगार बढ़ाने की बात करनी चाहिए। अगर हम अच्छे से सही ढंग से अपनी बात नहीं रखेंगे तो ये हमारी बात टालते रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जगन से ना बात करके सीधे जमींदार से बात करते हैं, और इस बार सीधे आर पार की लड़ाई होगी। या तो हमारे पगार बढ़ाएं, वरना हम में से कोई काम नहीं करेगा। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस बार तो सिर्फ जमींदार से ही बात करेंगे। क्या हुआ? तुम लोग फिर क्यों भीड़ लगाकर खड़े हो? जगन, इस बार हम जमींदार से बात करना चाहेंगे अपने पगार को लेकर। फिर से तुम लोग वही बात चालू करने लग गए। तुम्हें पिछली बार तो बताया था ना कि जमींदार के अभी बहुत खर्चा हो चुका है, उनके पास अभी तुम्हें देने के लिए और रुपए नहीं है। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन इस बार हम जमींदार जी से बात करेंगे। आज तो हम काम पर चले जाएंगे, लेकिन कल बिना जमींदार से बात किए कोई काम पर नहीं जाएगा, जब तक हमारी बात नहीं हो जाती और हमारी पगार 20 रुपया प्रति घंटा नहीं कर दी जाती। ठीक है, मैं कल तुम्हारी बात कांतीलाल सेठ से करा दूंगा, लेकिन अभी जल्दी चलो, आज बहुत काम है। यार अनूप, तुमने सुना आज सर ने क्या कहा? सर ने कहा कि कल से लेखन का शिविर चालू हो जाएगा और कल पहले दिन एक बड़े लेखक आएंगे जो हमें लेखन की बारीकी सिखाएंगे। मैं कल के शिविर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं कुछ भी हो जाए, कल का जो शिविर है मैं ज़रूर भाग लूँगा, भले ही मुझे कल काम पर ना जाना पड़े। हाँ धीरज,
कल एक बड़े लेखक आ रहे हैं। लेखक आकर हमें कुछ सिखाएंगे। कल का शिविर अगर तुम भाग ले लेते हो तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक ही दिन में तुम्हें कई सारी बातें उस बड़े लेखक से जानने को मिलेगी और सीखने को भी मिलेगी। हाँ अनूप, इसलिए तो मैं कल का शिविर में ज़रूर भाग लेना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल की शिविर में भाग जरूर लूँगा। धीरज, मेरी तबीयत खराब है। मेरे हाथ पाँव में बहुत जोरों की दर्द हो रही है। मैं आज काम पर नहीं जा सकूंगा। अब तो तुम्हारी भी गर्मी की छुट्टी आज से शुरू हो गई है। तुम आज अकेले ही चले जाओ काम पर। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता। लेकिन पिताजी, मैं आज काम पर नहीं जाना चाहता। मुझे बस आज के दिन काम पर मत भेजो पिताजी। मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अगर आप आज के दिन मुझे मजदूरी पर नहीं भेजेंगे तो मैं अगले दिन से हर दिन पूरी गर्मी की छुट्टी भर काम पर जाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? मैंने तुझे बोला था ना कि गर्मी की छुट्टी में तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना है। तुम्हें तो पता है ना कि मैंने 10,000 रुपये उधार लिए हैं और 1,000 रुपये का हर्जाना भी भरना है। इतने रुपयों को चुकाने के लिए हमें तो मजदूरी पर जाना ही होगा। वैसे आज तू मजदूरी पर क्यों नहीं जाना चाहता? कौन सा ऐसा काम आ गया है जो तू काम पर नहीं जाऊंगा बोल रहा है? है कुछ काम पिताजी, बस आज के दिन मुझे आप काम पर मत भेजो। मैं कल से जरूर जाऊंगा काम पर। नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मैं तो काम पर नहीं जा सकता। लेकिन अगर तू भी नहीं गया तो जगन ये देखकर खूब गुस्सा करेगा कि एक तो हमसे उधारी ले लिए हैं, ऊपर से दोनों के दोनों बाप बेटे काम पर नहीं आ रहे हैं। नहीं नहीं, तू आज काम पर जाएगा मतलब जाएगा। इससे ज़्यादा कोई और चीज़ ज़रूरी नहीं है। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू मेरे घर से निकल जा। कोई ज़रूरत नहीं है तुझे मेरे घर में रहने की। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ काम पर। क्या हुआ तुम लोगों को? क्या चाहिए तुम्हें? गांव में रहकर तुम सभी को कितना अच्छा काम मिल रहा है, तो फिर क्यों तुम सब नाटक कर रहे हो? कांतीलाल जी, हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। आप तो बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। आपका घर बार तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हम सब मजदूर कितने परेशानी में जी रहे हैं, आपको क्या पता। हम चाहते हैं कि आप हमारी पगार 10 रुपये बढ़ाकर 20 रुपये प्रति घंटा कर दें, ताकि हम सब इस महंगाई में थोड़े आराम से जी सकें। पागल हो क्या? सीधे अपने पगार दोगुने करने की बात कर रहे हो? मैं इतना नहीं बढ़ा सकता। हाँ, 10 रुपये के 12 रुपये कर देता हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ा सकता। अब चलो सबके सब काम पर। नहीं जमींदार जी, आज कोई काम पर नहीं जाएगा जब तक आप 10 रुपये बढ़ाकर 20 रुपये ना कर दे। आज तो हम अपनी पगार बढ़ाकर ही रहेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से हमारी पगार बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। भले आपको ये 2 गुने लग रहे होंगे, लेकिन हम पिछले 5 साल से अपनी पगार बढ़ाने की बात जगन से करते आ रहे हैं, लेकिन जगन हमारी बात टालता रहता है। लेकिन आज हम अपनी बात मनवा के ही रहेंगे। या तो आप हमारी पगार 20 रुपये करिए, वरना हम में से कोई काम पर नहीं जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हमें निकाल कर दूसरे लोगों को 10 रुपये प्रति घंटे के काम पर रख लेंगे, तो वैसा होना मुश्किल है, क्योंकि 10 रुपये प्रति घंटे के दाम पर कोई काम नहीं करने वाला। ये तो हम थे जो इतने सालों तक आपके लिए इतने कम दाम में काम कर रहे थे। आप आज ही और अभी सोचकर बताएं कि आप हमारी पगार बढ़ाएंगे कि नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम सबकी पगार दोगुनी कर देता हूँ। अब तो ठीक है ना?
अब चलो जल्दी काम पर। जगन, ऐसा करो, 2 गाड़ी के बजाय अब से इन्हें एक ही गाड़ी में ठूस ठूस के भर के ले जाया करो काम पर। सेठ जी, एक गाड़ी में इतने सारे लोगों को भरना सही नहीं होगा। अब इनकी कमाई तो बढ़ गई है, तो मुझे भी तो अपनी कमाई को बचाने की तरकीब लगानी ही होगी। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अब से 2 गाड़ी मत लाया करो, एक ही गाड़ी में इन्हें लाया ले जाया करो। एक तो मैं इन्हें पगार भी ज़्यादा दूँ और लाने ले जाने की सवारी भी इन्हें अच्छी सी दूँ। ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। ये क्या जगन, एक गाड़ी में इतने सारे लोगों को भर के ले जाओगे? अब तुम्हारी पगार तो बढ़ा दी है ना, अब तुम फिर गाड़ी भी बढ़ाने की बात कर रहे हो। अब इसी गाड़ी में ही तुम सभी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाएगा। धीरज, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? नहीं किशोर काका, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो आज काम पर नहीं जाएंगे। मैं आज अकेला ही काम पर जाऊंगा। चलो अच्छा है, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी आ गई क्या? किशोर काका, मैं आज काम पर नहीं जाना चाहता। आज मेरे स्कूल में लेखन शिविर का पहला दिन है। आज एक बड़े लेखक आएंगे जो लेखन क्रिया के बारे में बहुत सी अच्छी बातें बताएंगे, और वे सिर्फ आज के दिन ही आएंगे। कल से फिर कोई और आएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आज शिविर में भाग लूँ। हाँ, तुम्हें इस लेखन शिविर में भाग लेना चाहिए। मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी, बहुत अच्छा लिखते हो। अगर तुम अपने लेखन में थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम बहुत बड़े लेखक बन सकते हो। इसमें फिक्र करने की क्या बात है? तुम जाओ, आज के शिविर में भाग लो। लेकिन किशोर काका, अगर मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा तो पिताजी को पता चल जाएगा। फिर पिताजी मुझे फिर डांटेंगे, और इस बार तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। ऐसा करो धीरज, तुम आज शिविर में चले जाओ। आज जो भी कमाई होगी मेरी, उसमें से आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें अभी नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कांतीलाल सेठ ने हम सबकी पगार दोगुनी कर दी। तो आज तो मेरी कमाई 200 रुपया होगी, जिसमें से मैं 100 रुपया तुम्हें दे दूंगा। तुम उसे ले जाकर अपने पिताजी को दे देना, फिर उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम काम पर नहीं गए थे। हाँ धीरज, तुम आज के लेखन शिविर में भाग लो, आज काम पर मत जाओ। ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें 50 रुपया देता हूँ, और किशोर काका भी अपनी तरफ से 50 रुपया दे देंगे। इससे 100 रुपया हो जाएंगे। तुम जाकर अपने पिताजी को दे देना। इन रुपयों को उन्हें दे देने पर उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम आज काम पर नहीं गए थे। हाँ, ऐसा ही करते हैं। हम दोनों मिलाकर 50-50 तुम्हें दे देंगे शाम को। तुम शाम को यहीं पर मिलना जब हम काम से वापस लौटेंगे, और जाओ बेफिक्र होकर तुम उस शिविर में भाग लो और अपनी लेखन क्रिया को अच्छा करो। तो ठीक है, मैं आज शिविर में भाग लेने जाता हूँ। आज तो बहुत अच्छी चीज़ें बताई उस लेखक ने। मुझे तो कई सारी बातें नहीं पता थी। साथ ही साथ उस लेखक ने लेखन प्रतियोगिता के बारे में भी बताया, जिसमें कहानी लिखकर भेजने पर अगर मेरी कहानी अच्छी होती है तो मुझे पुरस्कार भी मिलेगा, लगभग 50,000 रुपये। मैं तो अपनी कोई अच्छी सी कहानी लिखकर भेजूंगा और वो 50,000 रुपये इनाम भी जीतूंगा। अच्छा हुआ
मैंने आज की शिविर में भाग लिया। ये सब मेरे दोस्त अनूप और किशोर काका की वजह से हो पाया। उन दोनों ने मेरी बहुत मदद की। अभी कुछ देर और इंतज़ार करता हूँ यहीं पर, फिर जाऊँगा शाम होने के समय उनसे मिलने। जब वे आएंगे तो उनसे मिलूँगा, ताकि मैं उनसे 100 रुपये लेकर अपने पिताजी को दे सकूं, और बाद में धीरे धीरे करके उनके 100 रुपये भी मैं वापस लौटा दूंगा। काका, यहाँ क्या हो रहा है? ये सब काम पर गए थे। एक ही गाड़ी में भरकर जमींदार की खेतों में। गाड़ी में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से गाड़ी पलट गई और एक्सीडेंट में बहुत से लोग मारे गए। अभी भी कई सारे लोग हैं जो दबे पड़े हैं गाड़ी के नीचे उस जगह पर। ये कुछ लोगों के शव हैं जिन्हें निकाल कर गाँव में लाया गया है। अभी भी कई सारे लोगों का शव उस गाड़ी के नीचे दबा पड़ा है। वह भी धीरे धीरे लाया जाएगा। बेटा, तुम जिंदा हो। मैंने तो सोचा था कि तुम नहीं बचे। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। मेरे बेटे को तुमने बचा लिया। मैं तुझे अब से कभी काम पर नहीं भेजूंगा बेटा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे माफ़ कर दे। तुझे जो अच्छा लगे बेटा, तू वो करना। बेटा, तू कैसे बच गया? तू आज काम पर नहीं गया था क्या? नहीं पिताजी, मैं आज स्कूल गया था। आज स्कूल में लेखन का शिविर लगा था, तो मैं उसी में भाग लेने गया था। लगता है भगवान भी यही चाहता है कि तू लेखक बने। अच्छा किया बेटा, तूने आज मेरी बात नहीं मानी और अपने दिल की सुनी। अगर आज तू मेरी बात मान लेता और मजदूरी पर जाता तो शायद आज तू नहीं बच पाता। आज की इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद में मेरा दिल तो बहुत ही ज़्यादा डर गया। जब मैंने तुझे देखा तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। तुझे कोई ज़रूरत नहीं बेटा मेरे जैसे मेहनत मजदूरी करने की। मैं दिन रात काम करके अपने कर्ज को चुकाऊंगा। तुझे जो अच्छा लगता है तू कर। तुझे लिखना अच्छा लगता है तो तू अच्छा लेखक बन। जा, अपने सपने पूरे कर। जी पिताजी। पिताजी, प्रिया घर पर अकेली रो रही थी। उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाहती हूँ पिताजी, प्रिया अब से हमारे साथ ही रहे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ बेटी लीला, अब से प्रिया हमारे साथ रहेगी। हम सब एक साथ रहेंगे। पिताजी, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? पिताजी, मैंने अपनी एक कहानी शहर के एक लेखन प्रतियोगिता में भेजी थी, जहाँ मेरी कहानी उस प्रतियोगिता में पहला इनाम जीती है। ये तो अच्छी बात है बेटा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई तुम्हारी लेखन क्रिया की पहली पुरस्कार के लिए। वैसे तुम्हें पुरस्कार में क्या मिल रहा है? पिताजी, पहला पुरस्कार है 50,000 रुपया। क्या
50,000 रुपये मिलेंगे तुझे। हाँ पिताजी, लेखन प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार 50,000 रुपये है, वो मैंने जीत लिया है। उस 50,000 रुपये से आप अपनी उधारी चुका लेना और बाकी बचे रुपए आप अपने पास रख लेना। साथ ही साथ पिताजी, आपको मैं एक और बात बता दूं कि पहला पुरस्कार जीतने पर 50,000 रुपये तो है ही, इसके साथ ही साथ उस पहले विजेता को अखबार में लिखने का काम भी मिलेगा। तो मैं अब से अखबार में कुछ कुछ कहानियाँ लिखने का काम करूँगा, जिससे मुझे हर महीने 10,000 रुपयों की कमाई भी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुमने अपने हुनर से एक नया रास्ता बनाया। अच्छा किया तुमने अपने दिल की बात मानी, वरना अगर तुम हमारी बात मानते तो तुम भी इसी गांव में मजदूर का काम करते और पूरा जीवन गरीबी में गुजार लेते।